कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसन घाटी कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की कायराना हरकत में जान गंवाने वाले निर्दोष नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने अपनी क्षमता और तकनीकी श्रेष्ठता दुनिया के सामने साबित की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये युग युद्ध का नहीं, ना ही आतंकवाद का है। ऐसे में अगर पाकिस्तान को बचना है तो आतंकी इंफ्रा को खत्म करना होगा और पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर पर और आतंकवाद पर। क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना हमारी एकता, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कठोर कार्रवाई की भारत की ओर से होगी और किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को भारत अब सहने वाला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब भी हुआ है। पाकिस्तान आतंकियों के साथ खुलेआम नजर आया और जनाजे में पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर मौजूद नजर आए। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि कैसे घबराया हुआ पाकिस्तान ने भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने की गुहार लगाई। पूरी तरह पिटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से
जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा कि सिर्फ कार्रवाई को स्थगित किया है, क्योंकि इसीलिए आज फिर से दोबारा बात हुई है डीजीएमओ लेवल पर। भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की हुई वार्ता एक भी गोली नहीं चलाने पर बनी सहमति, और अपने आप में यह महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देश, भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच एक भी गोली नहीं चलाने पर सहमति बनी है। एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई नहीं करेंगे, ये बातचीत में दोनों देशों के डीजीएमओ ने तय किया है। एक सहमति बनती हुई दिखाई पड़ी है। सीमा पर सैनिकों की संख्या में कमी के उपायों पर विचार किया जाएगा, इस बात को भी सीधे तौर पे कहा गया है। तो अपने आप में भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की ये बातचीत हुई। हमारे सहयोगी संवाददाता अमृतपाल सिंह इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ में मौजूद है। अमृत, इस खबर को कैसे देखा जाए कि पहले तो एक सहयोग को लेकर समझौते पे बात होती है और अब यहां से उस प्रक्रिया को कैसे स्थिरता के साथ आगे बढ़ाया जाए, उसके जमीनी कुछ सुझाव भी दिखाई पड़ रहा है, इसको थोड़ा विस्तार दीजिए अमृत। ज़्यादा ज़मीनी तो नहीं है, बेसिकली जो कमिटमेंट, जो अंडरस्टैंडिंग अचीव हुई उस पर कमिटमेंट रीइटरेट की गई। ज़मीनी का संकेत किया गया कि आप फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट से रिडक्शन कैसे करें, बोथ नेशंस शुड कंसिडर दैट। हालांकि जब डीजीएमओस बात करते हैं आगे जब वो लेवल आएगा फिर आप रिडक्शन जैसे आप करते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप ग्रेडेड रिडक्शन करते हैं। आप कहेंगे हमने एक बटालियन मूव की, हमने एक ब्रिगेड मूव बैक की, हमने एक डिव मूव बैक की, आप अपनी अलग अलग वो एक प्रतिक्रिया होती है। वहाँ तक तो नहीं अभी, पर उसका रास्ता उस पर ये एक तरह से उसका संकेत दिया, कमिटमेंट जताई। 2 दिन पहले जो अंडरस्टैंडिंग बनी थी पहली फ़ोन कॉल में, उसके बाद कमिटमेंट जताई कि देखें एक भी गोली नहीं चलेगी दोनों पक्षों में, आप कोई भी आक्रामक कदम नहीं उठाएंगे दोनों पक्ष, और तीसरा कमिटमेंट रीइटरेट की कि आप कोई शत्रुतापूर्वक काम नहीं करेंगे, कोई इनमिकल एक्शंस नहीं लेंगे, कोई हॉस्टिलिटीज़ नहीं करेंगे बेसिकली। और फिर ये भी कहा कि आप कंसिडर करें कि आप ट्रूप रिडक्शन फॉरवर्ड एरिया से। तो मेरा ख्याल है कि जब दोनों में एक सर्टन लेवल ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि अभी तो चोट नहीं है तो अभी तो सतर्कता की ज़रूरत भी है क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर नहीं है जी। पर आगे जैसे थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर आएगा, एक कंफर्ट फैक्टर आएगा, फिर आप ट्रूप रिडक्शंस के मैकेनिज्म्स को वर्कआउट करेंगे। जी बिल्कुल अमृत, लेकिन इस चीज को जमीन पे जो सहमति बनती दिखाई पड़ी उसको जमीन पे कैसे बढ़ाएंगे, इसको समझना भी अपने आप में जरूरी होगा। हमारे भी साथ में इस बीच में खास मेहमान भी जुड़ गए, उनका परिचय आपसे कराते हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड रवि कपूर जी हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राजीव चोपड़ा जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार हितेश शंकर जी भी। आप सबका स्वागत है। हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र, ऋषि कुमार और अमृतपाल सिंह लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री के संबोधन को आप भी स्टूडियो में मौजूद थे, हम भी सुन रहे थे लगातार, क्या बड़ा संदेश आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें? सबसे बड़ा संदेश आर्म फोर्सेस को यह है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ फायरिंग पे पाबंदी लगाई गई है और मिलिट्री ऑपरेशन चाहे वो हवा में हो, ज़मीन पे हो या समुद्र में हो, वो उन पे अभी रोक लगाई गई है। ये पहला है। दूसरा है कि कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म एक एक्ट ऑफ वॉर पे माना जाएगा। तीसरा है टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चलेंगी जी। चौथा है कश्मीर कोई इशू नहीं है एज फार एज हम जानते हैं, मसला है पीओ को कैसे वापस लेना है, पीओके को। और अगली बात ये बताई गई है कि अगर कोई भी फौजी पाकिस्तान का
फौजी संस्थान, पॉलिटिकल संस्थान या फिर टेररिस्ट संस्थान में कोई संबंध माना जाता है, उनके बीच में कोई रूट्स माने जाते हैं, तो उनको सबको इकट्ठे ही बर्बाद किया जा सकता है जी। और अगली बात ये बताई गई है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति जो है वो अब है शस्त्र से शक्ति। बिल्कुल, शांति के लिए शक्ति और जरूरी है। हितेश शंकर जी, ये संदेश भी है कि शांति शक्ति से आएगी। युद्ध का समय नहीं है, लेकिन आतंकवाद का भी समय नहीं है। मैं इस पूरे संबोधन में, प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या एक बड़ा सार आपको दिखाई पड़ता है, साथ ही साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी मैं आपसे माध्यम से समझना चाहता हूं। हितेश जी। हितेश जी, संभवतः आप म्यूट पे हैं। जी नमस्कार। आपको मेरी आवाज जी, मैं आपकी आवाज बेहतरी से आ रही, प्लीज अपनी बात पूरी करें। पहली बात तो जो प्रधानमंत्री जी को हम देख रहे थे, जिस शांत चित्तता के साथ और जिस दृढ़ता के साथ वो था, तो बॉडी लैंग्वेज अपने आप बता देती है कि भारत की स्थिति क्या है। और जहां से संबोधन शुरू हुआ, संबोधन में सबसे पहले सामर्थ्य के साथ संयम की बात की। करता कौन है? जिसके पास शक्ति होती है। और अभी दिनकर जी की मैं पंक्तियां सुन रहा था, जिस समय अश्विनी जी ने वो कहा था, दिनकर जी की ही कुछ और पंक्तियां हैं कि क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, और उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। प्रधानमंत्री जी के संबोधन में एक बात आई जहां से ये जुड़ती है कि पाकिस्तानी डीजीएमओ की तरफ से पहले हाथ बढ़ाया गया था कि बस बहुत हो गया, अब हमें छोड़ दो, अगर सरल शब्दों में कहें तो। दूसरी तरफ पूरे देश में एक अकुलाहट दिखाई दे रही थी कि नहीं नहीं है, अभी कैसे रोक दिया, ये ठीक नहीं हुआ, भारत को तो इस बार हिसाब बराबर करना चाहिए था। अगर इस कसौटी पर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए और युद्ध विराम को देखा जाए, तो आप देखिए कि कभी भी अगर झड़प होती है, झगड़ा होता, लड़ाई मारपीट होती है, तो जो पीटने वाला है उसे संतुष्टि रहती है कि हाँ अच्छा हुआ, रुक गया। मगर जो पीट रहा है, जिसने उसका हिसाब बराबर किया है, उसे लगता है कि नहीं अभी और कसर निकाली जानी चाहिए थी। तो भारत का जो पूरी प्रतिक्रिया है, अगर आप इंटरनेट को देखें, बाकी सब जगह, तो भारत के लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा था कि भारत ने पूरी सटीकता के साथ, पूरा नैतिक बल के साथ और एक अंतरराष्ट्रीय वैधता के साथ ये प्रिसाइज काम किया है। बिल्कुल, वो काम करते हुए दिखाई पड़ते। सर, मैं आता हूं आपके पास में, लौटता हूं। जनरल चोपड़ा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, क्योंकि उनको अभी जाना, उनसे एक सवाल इस बात को लेकर लेता हूं। सेना को खुली छूट है कि आखिर आपको अगर आतंक के ऊपर करारा प्रहार करना है तो आप तय है। ये जो अपने आप में एक संदेश फिर से प्रधानमंत्री ने दिया है, ये भी एक विश्वास पैदा करता है देश के आम नागरिक में कि हाँ, हम सुरक्षित हाथों में मौजूद है। मेरे को सबसे अच्छी बात लगी कि चुन चुन के मारेंगे और मिट्टी में मिला देंगे, जो कि हमने एक अपनी इरादा, अपनी इंटेलिजेंस की काबिलियत और अपनी जो सैन्य सेना की शक्ति प्रदर्शन की है। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन हमने दिखाया है जी, और कि हमारे प्रिसीजन वेपन्स हैं वो बिना कोलेटरल डैमेज के बर्बाद कर सकते हैं। हमने किसी समय पे भी लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं क्रॉस किया है। अपनी तरफ से ही हमने मार के ऐसी धुएंधार गोलाबारी की कि उनके लीडरशिप जो है टेररिस्ट की, उनके टेररिस्ट कैंप टोटली अस्त व्यस्त हो गए, जिसको कहते हैं ऐसा हमने कभी देखा नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद हमने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को भी उसकी शक्ति दिखाई है कि कैसे उन्होंने उनके जो सैन्य एयर बेसिस हैं वहाँ हपड़ा थपड़ी मच दी। यहाँ तक ये भी सुनने में आया है कि आसिम मुनीर अपना घर छोड़ के बंकर में मिसिंग है, चले गए हैं 3-4 दिन से। जो सबसे इम्पोर्टेंट का जो है नूर खान एयरपोर्ट, जहाँ से इनका पूरा एरियल ऑपरेशन चलते, एरियल कमांड पोस्ट है, और वहाँ इनका पूरे लॉजिस्टिक्स बेस है। IL-76 या 78 जो एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं, जिनका पूरा लॉजिस्टिक्स हब है। और वहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट सारी VIP फ्लाइट्स इंक्लूडिंग आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री की चलती हैं। उसको हमने काफ़ी हद तक बर्बादी दिखाई है। दूसरा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने ये उनकी जो है कम से कम 11 एयर बेसेस बर्बाद किए हैं। और खबर ये भी है जो उनका सरगोदा एयरफील्ड है, वहाँ इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी है, उसके आसपास भी वार हुआ है। सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने, इंग्लिश में कहते हैं, अटैक द माइंड ऑफ द एनिमी कमांडर, नॉट हिज फॉरवर्ड ट्रूप्स। आई से अगेन, अटैक द माइंड ऑफ द
एनिमी कमांडर, नॉट एज फॉरवर्ड ट्रूप्स। हमने उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स जी। है और जो उनके मिलिट्री लीडर्स है, उनके दिमाग में ऐसा बिल्कुल शायद, और इसीलिए जो बात आप कह रहे हैं कि और वो हिंदुस्तान की तरफ भागे और देशों की तरफ भागे कि भैया संधि करा दो, फायर रुकवा दो। पर हमने कहा ये बायलैटरल इशू है, हम डिसाइड करेंगे हमने कब फायर खोला है। बिल्कुल, और जो बात आप कह रहे हैं जी, देश है, इस करके उन्होंने हमारे पे भीख मांगा तो हमने कहा चलो हम थोड़ा फायर रोक देते हैं। शायद इसलिए एक तरीके से समझौते पे बात बनती नजर आई, उनकी गुहार लगाने पे। जनरल चोपड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपको जाना है, हम आपको धन्यवाद करेंगे। और तमाम मेहमानों से गुजारिश है आप बने रहें, हमारे सहयोगी संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस बात पर, इस विषय पर विस्तार से बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। अब आराम से पेमेंट करो, मेरे अकाउंट से हो जाएगा। तुझसे मांग तो लेती हूँ, तू कहाँ जा रही है? मम्मा, घर के बड़े हो, मांगने की नौबत नहीं आनी चाहिए। अपनों को दीजिए बिना बैंक अकाउंट के भी पेमेंट्स की आजादी, उनकी भाषा में। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं, हमारे सहयोगी संवाददाता भी बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के अब से कुछ देर पहले महत्वपूर्ण संबोधन को लेकर। हमारे साथ में एयर मार्शल रिटायर्ड रवि कपूर जी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर, हितेश शंकर जी जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। एयर मार्शल रवि कपूर जी, आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में इस बात का भी जिक्र करते हैं कि न्यू जो एक तरीके से एज का वॉरफेयर है, उसमें भारत के मेक इन इंडिया के हथियारों ने अपनी प्रामाणिकता को सिद्ध किया है। यह भी दिखाता है कि जो बीते लगभग एक दशक में प्रयास किए गए हैं मेड इन इंडिया के माध्यम से, मेक इन इंडिया के माध्यम से, उसने आज सिद्ध किया है कि हमारे प्रयास आज वैश्विक स्तर पर खरे उतरे हैं। ये जो प्रधानमंत्री की स्पीच थी, मेरे हिसाब से एक बहुत ही पावरफुल मैसेज था। पूरे विश्व को ये मैसेज है कि भारत टेररिज्म को टॉलरेट नहीं करेगा और वो ये एक्सपेक्ट करता है पूरी दुनिया से कि वो कंधे से कंधा मिलाकर इसमें हमारे साथ आगे बढ़े। जहाँ तक मेक इन इंडिया और इंडिजिनस वेपन्स का कैरेक्टर ऑफ वॉर अगर आप देखें तो पिछले 5 से 10 वर्षों में बहुत ही चेंज हुआ है, बहुत उसमें बदलाव आए हैं। सबसे पहला कि ड्रोन वॉरफेयर अब एक मेजर कंपोनेंट हो गया है। उसमें जितना चेंज हुआ है उसने पूरे वॉरफेयर का जैसे दृष्टिकोण ही पूरा बदल के रख दिया। और इसमें जो हमारे इंडिजिनस वेपन्स हैं और जो पिछले 2014 से जब से प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पे जो एम्फेसिस डाली है, वो अब हमको दिखाई दे रही है। काफ़ी लोग इन पिछले 4-5 दिनों में बात कर रहे थे S-400 की और बाकी हथियारों की जो हम लोगों ने इंपोर्ट किए हैं दुनिया से। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो जो ये 500 ड्रोन आए, उनको जो न्यूट्रलाइज करने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? उसमें सबसे बड़ी भूमिका रही हमारे जो देश में हथियार बने हैं, जिसको हम बोलते हैं काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, जो हमारे DRDO के साइंटिस्ट ने डेवलप किए, जो हमारी कंपनी है जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, जेन टेक्नोलॉजीज है, हमने जो लॉइटर म्यूनिशंस हैं, जो कामिकाजे ड्रोन्स जो हम बोलते हैं,
जिन्होंने उनके ठिकानों पर हमले किए। जैसे आपने आज देखा होगा, कल देखा होगा और आज देखा होगा, जो DGAO, DGMO वगैरह की ब्रीफिंग हुई थी, उसमें उन्होंने बोला था कि 2 ठिकाने जो बहावलपुर और मुरीद के हैं, बिल्कुल, उसके ऊपर भारतीय वायुसेना के लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक हुए। और जो बाकी 7 ठिकाने हैं, उसमें जो भी वेपन यूज हुए हैं, उसमें ज्यादातर भारत में बने हुए। और जो उनकी मिसाइलें थी, जो उनके बाकी लॉन्ग रेंज लंबी दूरी के जो वेपन्स उन्होंने यूज किए, उसके लिए आकाश मिसाइल सिस्टम भी यूज हुआ, वो भी भारत में बना हुआ। और जो 10 तारीख को जो उनके एयर बेसिस पे अटैक किया, उसमें ब्रह्मोस यूज हुई, जो भारत में बनी। तो आज जो हमारी क्षमता है भारत में इंडिजिनस वेपन्स की, उसमें जो एक विजन था, वो था उसको इस तरह बढ़ाया जाए जो आज के वॉरफेयर का कैरेक्टर है, नया वॉरफेयर जो है उसके साथ वो बढ़े, उसके साथ वो प्रोग्रेस करे। बिल्कुल, आप जो सर बात कह रहे हैं वो 21वीं सदी के वॉरफेयर को लेकर हमारे वेपन्स उतने इक्विप्ड हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रामाणिकता उन्होंने सिद्ध भी की है। वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। शेखर जी, जो बात प्रधानमंत्री के संबोधन में था कि साहब बहावलपुर हो, मुरीदके जैसे ग्लोबल टेररिस्ट यूनिवर्सिटी के सेंटर के तरीके से स्थापित हो गए थे, कोई मुल्क उन पे बात करने से और उन पे अटैक करने की सोचने के बारे में चर्चा ही नहीं होती थी। भारत ने वो करके दिखाया, और सच में कहा जाए तो अपने आप में कई सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक वहां पे जाके वार किया है जहां पे आतंकी सोच नहीं सकते थे। आपको लगता है कि ये भी एक संदेश, और आज फिर से प्रधानमंत्री का उसको दोहराना, ये दिखाता है कि आप भारत, अब नया भारत क्या कर सकता है? देखिए, आज की बात तो मैं मानता हूं ये प्राइम मिनिस्टर की मन की बात नहीं है, आज देश की मन की बात है, देशवासियों की मन की बात, जिसका प्रधानमंत्री ने आज सामने रखा है। यही बात थी, यही सब लोग यही कह रहे थे, और पहली बार मैं देख रहा हूं सरकारी पॉलिसी जो है वो देशवासियों की पॉलिसी है। पहली बार बड़ी स्पष्टता से क्लियर हो गई है, क्योंकि ये लगातार जो एक प्रकार से लग रहा था कि भारत ये कदम कभी नहीं उठेगा, ये जो रेड लाइन की बात हो रही, आज वो रेड लाइन पार हो गई है और एक दूसरा रेड लाइन खींच गया है। वो रेड लाइन बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि जब ये घटना हुई अप्रैल 22 तारीख, उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने देश को बताया कि ऐसा कार्रवाई होगी जो उनकी कल्पना में नहीं होगी, अनइमेजिनेबल, वही आज हुई है। किसी ने कभी नहीं सोचा कि इस तरह की भारत कर सकता है, क्योंकि हर समय भारत के अप्रोच में यही था, भाई हमें इसको एस्केलेट नहीं करना है। लेकिन हम जब कहते गए हम एस्केलेट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी जो हमारे सामने जो दिख रहा है आज, जो पाकिस्तान की जो हालत है, उनकी सेना की और उनकी लोगों की भी जो हालत है, ये देखकर बड़ा क्लियर है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा स्पष्ट सबसे कहा कि टेररिज्म किसके साथ जा नहीं सकता, अब आगे टेररिज्म पाकिस्तान के साथ जा नहीं सकता, या पाकिस्तान भी टेररिज्म जा नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी है, हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारे पास वो रिजॉल्व भी है, जो हम बड़ी क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और दूसरी बात, ये जो नया डॉक्ट्रिन जो प्रधानमंत्री ने सामने रखा है कि कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म एक एक्ट ऑफ वॉर हो जाएगा, मैं मानता हूं अमेरिका और इजराइल के बाद भारत तीसरा राष्ट्र है जो बड़ा पॉलिसी क्लियर कर दिया आतंकवाद को लेकर। बिल्कुल, आतंकवाद को लेकर स्पष्ट कर दिया। हितेश जी, मैं आता हूं आपके पास, उससे पहले हमारे सहयोगी संवाददाता ऋषि हमारे साथ में दिल्ली से जुड़े हुए। ऋषि, सीधे तौर पर अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो सिंधु जल समझौते को लेकर भारत ने इसे निलंबित करने का जो फैसला किया है वो जारी रहेगा, और ये भी अपने आप में आने वाले वक्त में बड़ा मुश्किलें बढ़ाता दिखाई पड़ेगा। अभी के मौसम से लेकर बरसात के मौसम तक तमाम ऐसी दिक्कतें, परेशानियां आर्थिक तौर पे होने वाली हैं हमारे दुश्मन देश को। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से पहलगाम की घटना के बाद जो भारत ने कार्रवाइयां की हैं, और अंत में जिस तरीके से हमने जो दुश्मन मुल्क के साथ जो उनकी कमर तोड़ने का काम किया है, जो उनके सीने पर वार करने का काम किया है, आज बात जरूर सीज फायर के बाद DGMO लेवल की बातचीत हुई है, लेकिन भारत ने एक बात पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि जो पाकिस्तान के साथ हमारा व्यवहार है वो इसी शर्त पर है कि उसका आगे आने वाले समय में व्यवहार आतंकवाद को लेकर क्या होता है। और जिस तरीके से पानी और खून की बात की प्रधानमंत्री ने, वो ये बताता है कि जो हमने अब तक फैसले किए हैं वो उसी रूप में स्थापित हैं।
यानी कि ऑपरेशन सिंदूर अगर हमने स्थापित किया तो वो कंटिन्यूस है जी, और अगर हमने सिंधु जल समझौता सस्पेंड किया तो वो कंटिन्यूस है। अब पाकिस्तान को ये साबित करना है अपने व्यवहार से कि वो किस तरीके का व्यवहार हमसे चाहता है। ये जो पूरा का पूरा संबंध है आने वाले समय में, जैसे हमारे सहयोगी अमृतपाल बता रहे थे कि डीजीएमओ लेवल की बातचीत के बाद जो प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी वो कंडीशनल होंगी, और हमने जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया है उसके बाद ये कंडीशन और ज्यादा प्रभावी हो जाती है, इस मायने में कि अब उनको पता चल गया है कि हमारी कैपेसिटी क्या है और हम उसका उपयोग किस हद तक कर सकते हैं। तो ये बड़ा फैसला है, क्योंकि अगर हमने पानी और खून की बात की है तो ये पूरी दुनिया के लिए मैसेज है कि भारत अब किस राह पर आगे चल रहा है और उसकी नियति क्या है। हम शांति के साथ साथ शक्ति को पैरेलल लेकर चलेंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया ऋषि हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ में तो हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता भी बने हुए हैं, साथ ही साथ अब मेघना भी हमारे साथ जुड़ गई। मेघना, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले जरा अश्विनी का रुख करते हैं जो कि श्रीनगर से हमारे साथ में मौजूद हैं। अश्विनी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो दशकों से अपने ऊपर वो दंश एक तरीके से झेलता हुआ चला आ रहा है, लेकिन इस नए भारत में 2019 के बाद के इस नए जम्मू कश्मीर में हमने तमाम बदलाव देखे हैं। पहलगांव की घटना के बाद नए कश्मीर ने उसको सिद्ध भी किया है। आज जब आप वहां पे खड़े हैं तो देश के प्रधानमंत्री के संबोधन से एक विश्वास बहाली के माहौल को और कैसे आगे ले जाता हुआ दिखाई पड़ता है, जरा उसको विस्तार दीजिए अश्विनी। निश्चित तौर से अगर आरेंद्र देखें तो पूरी तरीके से कश्मीर की फिजा बदली है। पिछले 10 वर्षों में विकास की मुख्य धारा में कश्मीर तो शामिल हुआ है। 2019 में 370 एब्रोगेशन के बाद पूरी स्थितियां हर तरीके से बदली है। हर चीज़ यहाँ पर बेहद मुख्य धारा में आने के बाद, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे युवाओं की आकांक्षाएं हो, चाहे जो भी यहाँ के व्यापार हो। मुझे आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन आपकी आवाज बेहतरी से आ रही है। बताना चाहूंगा, असाइनमेंट प्लीज देखें। और जी, वो मुख्य धारा में जो कश्मीर की पूरी स्थितियां बनी थी, जो यहाँ से पूरी तरीके से सब चीजें हुई थी, उस पर कहीं ना कहीं आघात करने की कोशिश की गई इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के द्वारा, पहलगाम के घटनाक्रम के द्वारा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के संबोधन में स्पष्ट कर दिया है कि भारत आतंकवाद को लेकर शून्य सहनशीलता की नीति पर नहीं, भारत आतंकवाद को लेकर अब अधिकतम कार्रवाई की नीति पर चलेगा। अब भारत जो है एक्ट ऑफ वॉर इसको मानेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर ये कहा कि हमने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है। आपके साथ विशेषज्ञ भी हैं। प्रधानमंत्री ने अनायास ही नहीं कहा कि हमने रेगिस्तान और पहाड़ों को भी निशाना बनाया है। बहुत सारे जखीरे पहाड़ों और रेगिस्तान में पाकिस्तान ने छुपाए हैं। नूर खान हवाई अड्डे पर भी हमले के बाद पाकिस्तान जिस तरीके से सदमे में आया वो विशेषज्ञ बता पाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एकदम साफ किया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में आतंकवाद भी अब नहीं पनपेगा। बिल्कुल, आतंकवाद अब नहीं पनपेगा और भारत किसी धमकी पे आने वाला नहीं है। मेघना हमारे साथ में मौजूद है। मेघना, चूंकि आप गुजरात में मौजूद है और अभी हमने देखा कि जब हिमाकत देखी गई इस बीच में पाकिस्तान के माध्यम से, तो गुजरात तक भी ब्लैकआउट की स्थिति कई जगहों पे सीमावर्ती इलाकों में थी। अब जब स्थिति नॉर्मल हुई है और भारत के प्रधानमंत्री का ये संदेश आता है और वो बताने के लिए काफी है कि अब हम झुकने रुकने वाले नहीं, आगे बढ़ने हुए दिखाई पड़ेंगे, इस संदेश का आम लोगों तक किस प्रकार से एक मैसेज गया है? मेघना। देखिए आर्येंद्र, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम भुज में मौजूद हैं पिछले कुछ दिनों से, और यहाँ आसपास जो नलिया, लखपत, इसके आसपास जो भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर भी गए। आज शाम को हालांकि ब्लैकआउट नहीं है, स्थिति सामान्य है, कल भी स्थिति सामान्य थी, लेकिन तकरीबन 7:30 बजे के आसपास से काफी लोगों को देखा गया कि वो अपने अपने घर जा रहे हैं। सभी को इंतजार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे 8 बजे। तो वो उसके बाद हम देख रहे हैं अभी आधे घंटे पहले से यहाँ चहल पहल शुरू हुई है। तो ये साफ तौर पर बताता है कि कितना लोगों को ये जानना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय क्या संदेश देते हैं, देश क्या सोच रहा है, वो देश के लिए क्या कहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, कई विषयों पर बातचीत की है। सबका जो जड़ है वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा, जिन लोगों ने हमारी माताओं बहनों का सिंदूर मिटाया है उनको हम मिटा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आतंकवाद के जो भी अड्डे हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी ट्रेनिंग कैंप्स हैं, वो कहीं भी हों, इसका मतलब है कि अगर वो पाकिस्तान के अंदर भी हों
तो भी वो हमारी रीच से दूर नहीं है। हम वहां भी पहुंच सकते हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी रहेगी और सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इससे हम ये देख सकते हैं कि अब टेरर के खिलाफ जो लड़ाई है उस पे कोई रुकावट नहीं रहेगी, वो उसको नहीं रोका जाएगा, वो लगातार जारी रहेगा। तो बहुत बड़ा संदेश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य में, और जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज उनका था, जो दृढ़, फर्म और साफ तौर पर एक संदेश देने का जो टोन था, उसे साफ तौर पर पता चलता है कि प्रधानमंत्री इस बार जो बात कह रहे हैं उसको इतनी दृढ़ता के साथ कह रहे हैं। बिल्कुल, वो दृढ़ता भी दिखाई पड़ रही थी और चेहरे के भाव भी मेघना उस बात को बिल्कुल रख रहे थे जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं। शुक्रिया मेघना हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम हितेश शंकर जी का रुख करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हितेश शंकर जी हमारे साथ लगातार जुड़े। हितेश जी, प्रधानमंत्री अपने जब संबोधन में ये कहते हैं कि भारत की मां, बेटी और बहन के सिंदूर को मिटाना क्या होता है, अब आतंकियों को समझ में आ गया होगा। आपको लगता है कि जिस तरीके से, जिस बॉडी लैंग्वेज का जिसको आपने भी एक तरीके से डिकोड किया, उस तरह से इस बात को रखना कम से कम एक स्पष्ट संदेश है कि अब आतंक और आतंक को प्रश्रय देने वाले भी अलग अलग नहीं होंगे, कोई आतंकी घटना एक्ट ऑफ वॉर ही मानी जाएगी। हितेश जी, ये आरिंद्र जी बहुत बड़ी एक प्रतीकात्मकता है, अगर मैं संबोधन में कहूं तो, कि ये केवल कोई उकसावे की लड़ाई भी भर नहीं है। और आतंकवाद तो कहते हैं, मगर उससे भी आगे प्रधानमंत्री जी ने जो इसे समझा है और निरूपित किया है कि ये सभ्यतागत संघर्ष है। उन्होंने कहा कि ये जो शौर्य है सेना का, ये सिंदूर है, वो देश की माताओं और बहनों को ये शौर्य समर्पित किया है और सैनिकों को सलाम किया है, प्रणाम किया है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो सभ्यतागत हमले भारत झेल रहा है, उसकी ओर भारत ने उसे चिन्हित ही नहीं किया है, उसे लक्षित करने की ताकत भी उठाई है। और आज जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है ये मुझे लगता है एक बड़ी रणनीतिक बात है। दूसरी एक और चीज है जो बहुत सरलता के साथ, मगर मुझे लगता है कि जनता को समझ में आने वाली सरलता, मगर कूटनीतिज्ञों को भी चौंकाने वाली जटिलताओं को बहुत सरलतम रूप में रखा। उन्होंने एक दृश्य का जिक्र किया जब आतंकी जो मारे गए भारत के हमले में, उसके बाद फौज के अफसर, पाकिस्तानी फौज के अफसर उनकी नमाजे जनाजा में शामिल हुए थे। वहां क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने? उन्होंने कहा कि आतंकवाद और इसके आकाओं को अलग अलग करके नहीं देखेंगे, यानी एक्ट ऑफ वॉर को डिफाइन करते हुए भी भारत ने आइडेंटिफाई किया है कि दोनों को अलग अलग करके नहीं देखेंगे। एक चीज आप इसके साथ याद कर लीजिए कि पाकिस्तान ने अपनी दुर्गति का सामान खुद तैयार कर लिया था और भारत ने उसे बहुत अच्छे से समझा है, चाहे इससे एक चित्र की बात हो। बिल्कुल हितेश जी, आप जो बात कह रहे हैं कि वो अपने आप में कैसे एक तरीके से फेल स्टेट की हो जा रहा है, उससे बचने के लिए एक चीज और समझ। हितेश जी, मैं आता हूं आपके पास, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो संबोधन दिया है वो अपने आप में किस तरह से पूरा विस्तार देता है बात को। एक बार आइए आपको फिर से सुनाते हो। आप सभी से गुजारिश, हमारे साथ बने रहिएगा, प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद इस बात को आगे विस्तार देते